न्यूज़ इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त तो चला है 50 फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मुंबई से गायब हुए 3 युवकों में से एक को महाराष्ट्र एटीएस ने ढूंढा। वाजिद शेख से कड़ी पूछताछ के बाद एटीएस ने छोड़ा। दिल्ली पुलिस की वैन पर बदमाशों ने की फायरिंग। मारुति कार से चोरी का सामान ले जा रहे थे 4 बदमाश, एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। रूसी सबमरीन और कामोव हेलीकॉप्टर समेत कई रक्षा समझौतों पर लग सकती है मुहर। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज एंटी करप्शन और विसिल ब्लोअर बिल राज्यसभा में होंगे पेश। वेंकैया नायडू ने की विपक्ष से सहयोग की अपील। बहू की हत्या के आरोप में जीतन राम के दामाद और नाती गिरफ्तार। मृतका सोनी देवी के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिलरी क्लिंटन पर भद्दी टिप्पणी। डिबेट के दौरान बाथरूम ब्रेक को बताया घिनौना। वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर लेने के लिए बीजेपी कीर्ति आजाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो श्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से बेहद खफा हैं और कार्रवाई के लिए उन्हें हरी झंडी दे सकते हैं। आज संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, जिसके बाद आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई पुलिस ने आशंका जताई थी कि मुंबई से गायब 3 युवक अयाज सुल्तान, मोहसिन शेख और वाजिद शेख आईएस में शामिल हो सकते हैं। ये तीनों मुंबई के मालवनी इलाके के रहने वाले हैं। एटीएस का मानना है कि तीनों को आईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। मुंबई से गायब हुए 3 लड़कों में से एक अब्दुल वाजिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस मुंबई लेकर आई है। मुंबई लाकर वाजिद से एटीएस ने घंटों पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि वाजिद से एटीएस आगे भी पूछताछ करती रहेगी। अब भी वाजिद शेख के 2 दोस्तों की तलाश महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी की इस रूस यात्रा को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। माना जा रहा है इस दौरान रूस में बने अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन खरीद के लिए समझौते के लिए रूस को मनाने की भारत कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत कुछ सबमरीन्स लीज पर लेने के साथ ही कुछ का निर्माण भारत में ही करना चाहता है। इसके अलावा KA-2260 हेलीकॉप्टर यानी कामोव हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी मुहर लग सकती है। कामोव 2 इंजन वाले ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक खोज बचाव और गश्ती मिशन अंजाम दे सकते हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक और बड़ा सौदा 149 BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हो सकता है। सामरिक समझौते के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आज आखिरी दिन जरूरी बिल पास कराने में मदद की अपील विपक्षी दलों से की है। भ्रष्टाचार निरोधक बिल और विसिल ब्लोअर बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट राज्यसभा में पास हो गया। ऐसे में इस बिल को देश की संसद से मंजूरी मिल गई है, क्योंकि यह बिल निचले सदन लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के बाद जघन्य अपराधों के मामलों में नाबालिगों की उम्र 18 से घटाकर 16 साल हो गई है। निर्भया के माता पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के पारित होने पर खुशी जताई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हमारी लड़ाई सफल तो नहीं हुई। हमारी लड़ाई तो तभी सफल होगी
जब सबको फांसी हो गई। लेकिन ये है कि जिस वजह से ये बाहर आया तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कोई करके बाहर नहीं आएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर लेने के लिए बीजेपी कीर्ति आजाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से बेहद खफा हैं और कार्रवाई के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। आज संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, जिसके बाद आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी की बिहार इकाई भी कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार बीजेपी पूरी तरह जेटली के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में परहेज नहीं होना चाहिए। डीडीसीए को लेकर संसद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जेटली के इस्तीफे की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कुछ वक्त के लिए स्थगित भी कर दी गई। मोदी ने भी वित्त मंत्री जेटली को डीडीसीए गड़बड़ी मामले में निर्दोष बताया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि हवाला केस में आडवाणी जी जिस तरह अरुण जेटली भी बेदाग साबित होकर बाहर आएंगे। दरअसल संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें मोदी के साथ अरुण जेटली भी पहुंचे। बीएसएफ विमान दुर्घटना में शहीद सभी 10 जवानों को आज श्रद्धांजलि देगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे। शहीद जवानों के शव सुबह 8 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल से सफदरजंग एयरपोर्ट लाए जाएंगे, जहां पहुंचकर राजनाथ सिंह देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में मंगलवार सुबह रांची जा रहा बीएसएफ का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली के द्वारका के पास बागडोला गांव के पास हुआ। विमान का नाम सुपर किंग B-200 था, जिसमें बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम दिल्ली से रांची जा रही थी। बताया जा रहा है रनवे के करीब ही विमान एक दीवार से जा टकराया और हादसे का शिकार हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश की बात कही है। चिंता का विषय है कि ये हमारा जो बीएसएफ का ब्रेवो 200 जहाज था, ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया और उसमें दुख की बात यह है कि जो सब 10 लोग थे पायलट समेत, उन सभी की मृत्यु हो गई है। अब यह जांच का विषय है कि सिक्योरिटी में या क्या कारण रहे, या भी माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं और हमारे सभी डीजीसी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए। जांच के बाद ही हम अगला विषय बता पाएंगे कि आखिरकार ये लैप्स क्यों हुआ, क्या कारण रहे इसके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जाएंगे। राहुल 2 दिन अमेठी में रहेंगे। राहुल गांधी आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात करेंगे और आज ही जगदीशपुर में न्याय पंचायतों के अध्यक्षों से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान को अपना मुल्क बताकर खलबली मचा दी है। मंगलवार को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा वो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। हालांकि बाद में सूचना आयुक्त ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर सफाई दी और कहा कि सीएम के कहने का मतलब था आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। बिहार पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद योगेंद्र मांझी और नाती विक्की मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मांझी के नाती विक्की को पत्नी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांझी की बड़ी बेटी सुनैना देवी को भी हत्या के आरोप में नामजद किया है। पिछले शनिवार को विक्की की पत्नी सोनी की हत्या कर दी गई थी। गया पुलिस के मुताबिक 19-20 दिसंबर की रात को विक्की की पत्नी सोनी देवी की हत्या कर दी गई और अगली सुबह विष्णुपद घाट पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सोनी देवी के पिता रामदेव मांझी ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप लगाया था। सारा बात हम अपने प्रशासन में बता दिए हैं। क्या बताएं? जो भी बात आपको पूछना प्रशासन से बात करें। किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं? कैसे हत्या केस है क्या? दिल्ली से सटे नोएडा में एसटीएफ ने रोड रेस के आरोप में एक शख्स देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित लड़की के ट्विटर पर अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत अखिलेश यादव से उसने की थी, जिसके बाद सीएम ने पुलिस को कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया। देवेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को अपनी फॉर्च्यूनर से स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी थी। स्कूटी सवार ने जब आपत्ति जताई तो देवेंद्र ने लड़की के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और उस पर पिस्तौल भी तान दी। पीड़ित ने अपने मोबाइल पर फॉर्च्यूनर की फोटो खींच ली और सीएम के ट्विटर अकाउंट पर इसकी शिकायत कर दी।
किसी व्यक्ति ने गाली गलौज किए हैं और मारने की धमकी दी है। इस पर उनकी जो तहरीर नोंदी इस पर मुकदमा कायम हुआ है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है धारा 151 के तहत। मुंबई के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस में पुलिस ने हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चिंतन को हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चिंतन और इस सिलसिले में गिरफ्तार बाकी के 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चिंतन को 1 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि बाकी के 4 आरोपियों को कोर्ट ने 28 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस जो है उनसे जो है काफ़ी उनको प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, पीट रही है और उन्हें ऐसा कह रही है कि आप अपने गुनाह का कन्फेशन करो। इसके लिए उन्होंने काफ़ी दबाव डाला हुआ है, तो वो पॉइंट भी हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट को बताए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ दिन पहले हुई व्यापारी की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने करीब 10 साल पहले हुई अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के मुताबिक मृतक व्यापारी ने उसकी बहन से नाजायज संबंध भी बना रखे थे। यूपी के सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी को लेकर समाजवादी पार्टी के 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हरियाणा की बुराखाप ने समाज से दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। खाप पंचायत में फैसला लिया गया है कि 2 बेटियों के बाद जो भी दंपति आगे संतान पैदा नहीं करेगा उसे बुराखाप सम्मानित करेगी और किसी की मौत पर अब 13 दिन की बजाय केवल 7 दिन का शोक मनाया जाए। एक तो भ्रूण हत्या और मृत्यु भोज नहीं होगा। दूसरा ये जो 13वीं करते हैं इसमें 7 दिन की होनी चाहिए और बरातियों में कम करके 21 बराती, मतलब सारा जो फजूल खर्ची रोकने के लिए सारी खाप का ये पूरा सर्वसम्मति से फैसला था। हरियाणा के एक गांव में बुजुर्गों की रैंप वॉक हुई। रंग बिरंगी हरियाणवी पोशाकों में रैंप पर उतरे हरियाणा के ताऊ और ताई एक अनोखा संदेश दे रहे थे। वो देश और प्रदेश के लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पाठ पढ़ा रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में बतौर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन पर बेहद भद्दी टिप्पणी की है। एक टीवी शो में चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि एक डिबेट में हिलरी क्लिंटन का बाथरूम ब्रेक लेना घिनौना था। मैं जानता हूं वो कहां गई थी, ये घिनौना है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अपनी शान और शौकत और रईसी के लिए दुनिया भर में मशहूर ब्रुनई के सुल्तान का एक फरमान इन दिनों सुर्खियों में है। सुल्तान हसन अल ने ब्रुनई में इस बार धूमधाम से क्रिसमस मनाने पर बैन लगा दिया है। ईसाइयों को क्रिसमस मनाने की आजादी होगी, लेकिन इस शर्त पर कि वो ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे और क्रिसमस सेलिब्रेशन में मुस्लिमों को शामिल नहीं करेंगे। इराकी फौज रमादी शहर में घुसने में कामयाब हो गई है। इराकी फौज ने रमादी शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए बड़ा अभियान चला रखा है। राजधानी बगदाद से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रमादी पर इस साल मई में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था। सऊदी गठबंधन ने यमन में फिर हमला बोला है। यमन के ततीश शहर होलिदा में किए गए इस हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यमन में शांति बहाल करने के लिए स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है। ब्राजील के साओ पाउलो के एक मशहूर म्यूजियम में आग लग गई। यह म्यूजियम पोर्चुगीज भाषा से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन म्यूजियम को कोई नुकसान जरूर पहुंचा है। यह म्यूजियम काफी लोकप्रिय है, जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अमेरिका की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर स्पेसएक्स ने सोमवार को एक इतिहास बना दिया जब इसके एक रॉकेट बूस्टर मॉड्यूल ने सीधी लैंडिंग की। इस रॉकेट बूस्टर ने फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में लैंडिंग की। स्पेसएक्स ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। केरल में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 24 जनवरी से शुरू हो रही है। इस क्रिकेट लीग में केरल की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भाग लेते हैं। इस लीग के लिए खिलाड़ियों का ऐलान भी कर दिया गया है। आयोजकों के मुताबिक इस क्रिकेट लीग से होने वाली आय चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की मदद में खर्च की जाएगी।
न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन ब्रेंडन मैकलम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने के बाद मैकलम ने यह ऐलान किया। मैकलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 31 में से 11 टेस्ट मैच जीते हैं। दुनिया की नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा अगले साल 3 फरवरी से शुरू होने वाले फेड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। 3 से 5 फरवरी के बीच थाईलैंड में होने वाले फेड कप के एशिया ओशियाना ग्रुप के मैचेस में सानिया के अलावा टीम के अन्य सदस्यों में देश की नंबर 1 सिंगल्स महिला खिलाड़ी अंकिता रैना, प्रेरणा भांबरी और प्रार्थना थुम्बारे शामिल हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग्स में रविचंद्रन अश्विन टॉप पोजीशन पर कायम है। अश्विन ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 31 विकेट झटके थे। भारत के रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज है। जर्मनी में 3 हफ्ते तक चलने वाले इंटरनेशनल स्कल्पचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के कलाकार पहुंचे हैं। इस फेस्टिवल के लिए करीब 300 टन बर्फ का इंतजाम किया गया है। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर कोलकाता में फिल्म 3 की शूटिंग के दौरान हुगली नदी में स्टीमर पर आराम करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो अपनी तुलना टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो से कर रहे हैं। हालांकि ये तुलना मजाक के तौर पर ही की गई है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा है, ये टाइटैनिक लियोनार्डो डिकैप्रियो के जहाज के शीर्ष पर खड़े होने जैसा है। राजकोट में एक खास फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश की 18 सुपर मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इन मॉडल्स ने राजकोट के एक नामी फैशन इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा तैयार किए गए कलेक्शन को पेश किया। चलिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे विशेष विमान से रूस के लिए रवाना होंगे और शाम 7:30 बजे रशिया पहुंचेंगे। पीएम की 2 दिवसीय रूस यात्रा सामरिक, व्यापारिक और राजनीतिक नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है इस दौरान रूस में बने अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन खरीद के समझौते के लिए रूस को भारत मनाने की कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत कुछ सबमरीन लीज पर लेने के साथ ही कुछ का निर्माण भारत में ही करना चाहता है। इसके अलावा KA-2260 हेलीकॉप्टर यानी कामोव हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी मुहर लग सकती है। कामोव 2 इंजन वाले ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक खोज बचाव और गश्ती मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक और बड़ा सौदा 149 BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हो सकता है। युद्ध के कैसे भी हालात हों, ये बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के हमले से बचाव की गारंटी कही जाती हैं। सामरिक समझौते के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया में कार्यक्रमों पर। सबसे पहले बात करेंगे आज यानी कि 23 दिसंबर को पीएम मोदी का रूस में क्या कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे रवाना होंगे पालम एयरपोर्ट से रशिया के लिए। एयर इंडिया के विशेष विमान से उनकी रवानगी होगी और शाम को 7:30 बजे वो मॉस्को पहुंचेंगे। रात 10:30 बजे मॉस्को में एक डिनर पार्टी होगी जिसमें शरीक होंगे नरेंद्र मोदी। और अब बात 24 तारीख को नरेंद्र मोदी के रूस में कार्यक्रमों की। 24 तारीख यानी कल दोपहर 12:30 बजे एक फैसिलिटी अमेरिकॉम का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। फिर शाम को 5:10 पर वो सैनिकों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम 7:30 बजे पुतिन के साथ सालाना द्विपक्षीय बातचीत होगी। रात 7:45 यानी 7:45 बजे दोनों देशों के सीईओs के साथ बैठक होगी और उसके बाद रात 8:45 पर द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत होंगे। रात 9 बजे पुतिन के साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा और रात 10 बजे एक्सपो सेंटर में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के इवेंट में नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान कौन कौन से समझौते संभव है इन पर नजर डाल लेते हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन पर डील हो सकती है दोनों देशों के बीच।
रशियन मेड न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की कोशिश करेगा भारत, क्योंकि रूस इस डील में आनाकानी कर रहा है। हेलीकॉप्टर कामोव की खरीद पर समझौता संभव हो सकता है। 200 कामोव रूस से लेने के लिए यह समझौता होगा। 200 कामोव भारत में बनाने के लिए डील की भी बात कही जा रही है। 5 रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डील हो सकती है। इसके अलावा कुडनकुलम में 5वें और 6ठे रिएक्टर शुरू करने की डील की भी बात कही जा रही है। आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की डील की भी चर्चा है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा भारत। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की पहल पर भी बातचीत होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई से गायब हुए 3 लड़कों में से एक अब्दुल वाजिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस उसे मुंबई लेकर आई है। मुंबई लाकर वाजिद शेख से एटीएस ने घंटों पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि वाजिद से एटीएस आगे भी पूछताछ करती रहेगी। अब भी वाजिद शेख के 2 दोस्तों की तलाश महाराष्ट्र एटीएस को है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने आशंका जताई थी कि मुंबई से गायब ये 3 युवक अय्याज सुल्तान, मोहसिन शेख और वाजिद शेख आईएस में शामिल हो सकते हैं। तीनों मुंबई के मालवनी इलाके के रहने वाले हैं। एटीएस का मानना है कि तीनों को आईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। खबर दिल्ली से। बीती रात बदमाशों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। पुरानी दिल्ली के कौड़िया पुल के पास मारुति सुजुकी सवार बदमाशों को पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने उनका पीछा किया और एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक चारों चोरी का सामान लेकर जा रहे थे और शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गाड़ी से टक्कर मारी, इन्होंने गोली का फायर खोल दिया और हमारी गाड़ी में गोली लगी है, शीशे में गोली लगी है और आगे शीशा टूट गया। और उसके बाद हमने कंट्रोल रूम को मैसेज दिया और ये बतलाया कि आगे गाड़ी नंबर ये है 800, इसमें चोरी का माल है, और गोली चलाते हुए हमारे ऊपर उन्होंने फायर कर दिया है और अगली गाड़ी को अलर्ट किया जाए। बदमाश 4 थे। चारों पकड़े गए हैं? नहीं, एक पकड़ा गया, 3 भाग गए हैं। बिहार पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नाती विक्की मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मांझी के नाती विक्की को पत्नी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांझी की बड़ी बेटी सुनैना देवी को भी हत्या के आरोप में नामजद किया है। पिछले शनिवार को विक्की की पत्नी सोनी की हत्या कर दी गई थी। गया की पुलिस के मुताबिक 19-20 दिसंबर की रात को विक्की की पत्नी सोनी देवी की हत्या कर दी गई और अगली सुबह विष्णुपद घाट पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सोनी देवी के पिता रामदेव मांझी ने इस सिलसिले में एफआईआर कराई थी, जिसमें उन्होंने बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप लगाया था। सारा बात हम अपने प्रशासन में बता दिए हैं। क्या बताएं? जो भी बात आपको पूछना है प्रशासन से बात करें। किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं? कैसे हत्या केस है? क्या? तो ये पूरा मामला जो है अपने आप में काफी संजीदा है। जीतन राम मांझी के रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ ये मामला है और इस मामले में उनके जो दामाद हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो मांझी को बिहार चुनावों में जो शिकस्त मिली उसके बाद एक तरीके से उनका जो परिवार है वो भी मुश्किलों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोप ये लगाया गया है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 15 महीने का वक्त बचा हुआ है और उससे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। रविवार को राजस्थान के भरतपुर से 15 टन पत्थर राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या पहुंचे, जिसका बाकायदा शिलापूजन किया गया और अब उन्हें तराशा जा रहा है। साल 2007 के बाद एक बार फिर राजस्थान के भरतपुर से पत्थरों की बड़ी खेप अयोध्या पहुंची है। शिला पूजन के बाद पत्थरों को तराशने का काम जोर शोर से चल रहा है। सवाल यह है कि राम मंदिर का मुद्दा जब देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है तो निर्माण से जुड़ी कवायद क्यों की जा रही है। राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास की माने तो केंद्र सरकार से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। मोदी जी से हम लोगों को आशाएं हैं
जब मोदी जी का समय आएगा, मोदी जी अभी तो उसके ऊपर राष्ट्र की समस्याएं उससे उलझे हुए हैं, यदि अवसर मिलेगा धर्माचार्य भी मिलेंगे और उनसे मंदिर निर्माण का आग्रह करेंगे। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार श्री हाशिम अंसारी का कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। हमारा मुकदमा इन्हीं का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में है। ये कोर्ट का फैसला लेने बनावे मंदिर, अगर कोर्ट का फैसला न लेने के पहले अगर ये निर्माण करते हैं तो मालूम है क्या होगा, हिंदुस्तान में जमहूरियत की खत्म हो जाएगी। वहीं यूपी सरकार ने भी राम मंदिर को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। सूबे के मुखिया श्री अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी सरकार सांप्रदायिक ताकतों के साथ सख्ती से निपटेगी। सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, किसी भी हालत में सांप्रदायिक ताकतों को मौका नहीं मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को हराया है। यूपी की सत्ताधारी पार्टी भी भगवा शक्तियों की इस कवायद को साल 2017 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देख रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से उसके एजेंडे में रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो हम कैसे मान लें कि मोदी कह देंगे जाओ मंदिर बनाना। मंदिर बनाना ऐसा कोई मुश्किल काम है? इंसान जब एक चीज़ है तो गिरा देता है, 2 मिनट में गिर जाता है, बनाने में टाइम लगता है। उनकी हैसियत है मंदिर, कोर्ट के फैसले बिना वो मंदिर बना दें। बीजेपी तो हमेशा राम मंदिर के बारे में बोलती रही और उसके एजेंडे में रहा, कभी राम मंदिर जो है हमसे अलग नहीं था और आज भी हम राम मंदिर पे दृढ़ हैं। हम चाहते हैं, जनभावना चाहती है कि राम मंदिर अयोध्या में बने। राम मंदिर का मुद्दा साल 2011 से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इतना तो तय है कि विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। साफ है कि सारी कवायद को यूपी चुनाव से जोड़कर देखना कतई गैर वाजिब नहीं है। राजस्थान से पत्थर आने के बाद राम मंदिर निर्माण का मामला एक बार फिर से सामने आया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सारा माजरा 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। राजनीतिक दल अब अपना निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारा काम केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। आकाश सोनी और कैमरामैन अजय त्रिपाठी के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, अयोध्या। चलिए अब बात शीतलहर की। उत्तर भारत में ठंड देर से आई, लेकिन जब आई तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है तो मैदानी इलाकों में कोहरा अपना असर दिखाने लगा है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों तेज बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर तापमान रात में अक्सर माइनस में चला जाता है। शिमला में ठंड और बर्फबारी से पारा शून्य के करीब पहुंच रहा है। दिन में भी लोग कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। तो सुबह शाम तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, आग का ही सहारा है सर। हम काम करें सर, बार-बार आग जलाते हैं। हिमाचल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है। यहाँ हालांकि आसमान साफ है, लेकिन पारा यहाँ भी लगातार नीचे जा रहा है। श्रीनगर में डल झील भी ठंड की वजह से धीरे धीरे जम रही है। कितनी ठंड है इस वक्त? सर इस वक्त बहुत ठंड है, हमारे हाथ जम चुके हैं। अभी बहुत ठंड है, इतनी आगे धुंध भी पड़ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में लोग कोहरे और ठंड के डबल अटैक से परेशान हैं। हिसार मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे इलाकों में से एक बना हुआ है। यहाँ पारा 2 डिग्री के भी नीचे लुढ़क गया है। लोगों के पास ठंड से बचने के लिए अलाव एक जरूरत बन गई है। दिल्ली में 12 दिसंबर से तापमान में जो गिरावट शुरू हुई वो बदस्तूर जारी है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड अभी और बढ़ेगी और लगातार बनी रहेगी। ठंड का बढ़ता कहर और कोहरे की मार ने दिल्ली वालों को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया है और इंडिया गेट पूरी तरह से कोहरे की आगोश में आ चुका है। कोहरे की चादर इंडिया गेट को ढक चुकी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन लोगों की गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है। जब ठंड और बढ़ेगी तो सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। सावधानी रखने की जरूरत सड़कों पर भी है, खास तौर पर मैदानी इलाकों में। सुबह और शाम कोहरे की वजह से सड़क पर दुर्घटना का अंदेशा ज्यादा रहता है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया।
यूं हैं आजकल के लौंडे, ब्रेकअप होने पे रोते हैं।